मेरा नाम दिलीप कुमार है। मुझे अपने घर परिवार से दूर होके आज 1 साल के ऊपर हो चुका है। मैं पहली बार अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर यहाँ शहर पैसा कमाने आया था। बहुत मुश्किलों और परेशानी से मैंने यहाँ शहर में दिन काटे हैं और पैसा कमाया है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज शाम को मैं अपने गांव जा रहा हूँ। खुश तो मैं बहुत था, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही खुशी कुछ घंटों के बाद बहुत ही भयानक और खौफनाक रूप लेने वाली है। आज रात 9 बजे की मेरी ट्रेन थी। मैं घर से जल्दी निकला, लेकिन बारिश का मौसम होने की वजह से शहर में काफी ट्रैफिक जाम था। रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 9:30 बज चुके थे। मुझे तो लगा कि शायद ट्रेन अब तक चली गई होगी, लेकिन उस दिन मेरी नसीब अच्छी थी कि ट्रेन अब तक प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। फिर मैं ट्रेन में जाके अपनी सीट पे बैठ गया। उस ट्रेन में बैठे बैठे मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन ट्रेन अभी भी उसी स्टेशन पे खड़ी थी। ट्रेन में बैठे बैठे मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका था, तो मैं अपने कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनने लगा। और गाने सुनते सुनते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर एक मच्छर के काटने से मेरी नींद टूटी, और जब मेरी नींद टूटी तो मैंने खिड़की के बाहर देखा कि गाड़ी एक स्टेशन पे रुकी हुई है। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि पूरे ट्रेन में अंधेरा था, यानी कि मैं जिस बोगी में बैठा था उस बोगी में लाइट नहीं थी और ना ही उस बोगी में लोग थे। फिर मैं अपना बैग लेके ट्रेन से नीचे उतर गया, और जब मैं स्टेशन पे उतरा तो अपने दाएं और बाएं देखा, लेकिन मुझे उस स्टेशन पे भी कोई नजर नहीं आया। फिर मैं स्टेशन पे एक तरफ जाने लगा। जब कुछ दूर आगे गया तो मुझे एक बोगी में कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि ये स्टेशन और ये ट्रेन खाली क्यों है, सब लोग कहाँ गए। तो एक आदमी ने बताया कि ये ट्रेन पिछले 4 घंटे से इसी स्टेशन पे खड़ी है। बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से आगे एक पुल टूट गया है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया और अपने जेब से अपना मोबाइल निकाल के देखा तो उसमें रात के 2 बज रहे थे। बारिश बहुत ज्यादा जोर से हो रही थी, जिसकी वजह से स्टेशन पे भी लाइट नहीं थी। उस आदमी की ये बात सुन के मेरे दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि अब मैं आगे क्या करूं। तो मैंने सोचा कि मैं इस ट्रेन में तो रह नहीं पाऊंगा, मुझे मच्छर नोच डालेंगे। उससे तो अच्छा है कि मैं स्टेशन से बाहर जाके कहीं कोई और इंतजाम कर लूं। किसी सस्ते लॉज में रुक जाता हूँ, कम से कम मैं और मेरा सामान सेफ तो रहेगा। और फिर मैं उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। मुझे अब तक ये भी पता नहीं था कि ये कौन सा स्टेशन है। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे इस बात से भी डर लग रहा था कि इसी अंधेरे में कहीं चोर उचक्के ना मिल जाए। मैं जल्दी जल्दी अपने पैर बढ़ाए जा रहा था कि मैंने देखा कि सामने से कोई हाथ में टॉर्च लिए हुए इसी तरफ आ रहा है। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक पुलिसकर्मी है। तो मैंने उससे पूछा कि स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। तो उस पुलिसकर्मी ने बताया कि सीधा जाओ, आगे एक बड़ा गेट दिखेगा, वहां से बाहर चले जाना। अब मैं स्टेशन से बाहर आ चुका था, लेकिन स्टेशन के बाहर भी वही नजारा था। बारिश बहुत जोर से बरस रही थी और वहां बाहर भी एक आदमी नजर नहीं आया। रिक्शे तो वहां लाइन से खड़े थे, लेकिन उनमें एक भी रिक्शा चालक नजर नहीं आ रहा था। ये सब देख के मुझे फिर से बेचैनी और घबराहट होने लगी। फिर मैं बारिश में भीगता हुआ मेन रोड पे निकला। मैं सड़कों पे भीगता हुआ कई लॉज में गया, लेकिन सभी लॉज फुल थे। किसी भी लॉज में एक भी कमरा खाली नहीं था। कमरा ढूंढने के चक्कर में मैं बुरी तरह भीग चुका था। मुझे अब सर्दी लगने लगी थी। उस स्टेशन के आसपास के मैंने सारे लॉज और सारे होटल्स चेक कर लिए, लेकिन कहीं भी एक कमरा खाली नहीं था। मैं निराश और परेशान एक लॉज के बाहर कांपता हुआ सड़क पे खड़ा था। तभी उस रोड पे एक लाइट जलती हुई नजर आई, और जब वो मेरे काफी करीब आई तो मैंने देखा कि वो एक रिक्शा है, और वो रिक्शा सीधा मेरे पास आके रुकी। फिर रिक्शा चालक ने मुझसे पूछा, क्या हुआ साहब, कहाँ जाना है। वो रिक्शे वाला थोड़ा पिया हुआ था, लेकिन उस रिक्शे के अलावा और कोई मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। तो मैंने उसको अपनी परेशानी बताया, तो उसने मुझसे बोला कि अच्छा,
कमरा चाहिए। बैठो साहब, रिक्शे में बैठो, चलो मैं तुमको कमरा दिलाता हूँ। वो रिक्शा चालक थोड़ा पिया हुआ था, तो मुझे उसके साथ जाने में थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं सुनसान जगह पे ले जाके वो मुझे लूट ना ले। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उस रिक्शे वाले के साथ चले गया। तभी वो रिक्शे वाला रास्ते में मुझे एक चेतावनी देने लगा। वो बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कमरा नंबर 402 के पास भी मत जाना। तो मैंने उस रिक्शे वाले से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है उस कमरे में? तो उस रिक्शे वाले ने बोला, अरे साहब, बहुत लंबी कहानी है, बताने जाऊंगा तो ये रात भी कम पड़ जाएगी। बस मेरी एक ये बात याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, 402 नंबर के कमरे के पास भी मत जाना। फिर वो रिक्शा ले जाके एक बिल्डिंग के सामने रोक दिया और उस बिल्डिंग के सामने एक बोर्ड भी लिखा हुआ था, इंदौर लॉज। तब जाके मुझे पता चला कि मैं इंदौर में हूँ। फिर रिक्शे वाले को भाड़ा देके मैं लॉज की तरफ जाने लगा। बारिश की वजह से उस बिल्डिंग में भी लाइट नहीं थी। जब मैं लॉज के अंदर गया तो देखा काउंटर पे एक आदमी सो रहा है। मैं उसके पास गया और उसको जगाया और उससे बोला कि मुझे एक कमरा चाहिए। तो उसने बोला, हाँ साहब, मिल जाएगा ना कमरा। फिर उसने डायरी चेक किया और बोला, अपना आईडी कार्ड दीजिए। फिर उसने मुझसे 1000 रुपये मांगे और एक चाबी दिया, और चाबी देते हुए उसने मुझे कमरे का नंबर बोला, 401। फिर मैं सीढ़ियों से होते हुए चौथे फ्लोर पे पहुंचा। बिल्डिंग में लाइट ना होने की वजह से चारों तरफ काला और घना अंधेरा था। उस वक्त तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैं टॉर्च की लाइट से अपना कमरा नंबर ढूंढ रहा था, तभी अचानक ही मेरे टॉर्च की लाइट कमरा नंबर 402 पे गई। मैं 2 पल उस कमरे के आगे रुका और सोच रहा था कि ऐसा क्या है इस कमरे में कि मुझे उस रिक्शे वाले ने इसके पास जाने से भी मना किया था। तो मैंने सोचा कि शायद वो पिया हुआ था, इसलिए नशे में वो कुछ ऐसा बोल गया, मुझे इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। फिर जैसे ही मैं उस कमरे के 2 कदम आगे निकला तो मुझे उसी कमरे से कुछ आवाज आई। शायद वो किसी चीज के गिरने की आवाज थी। 2 पल में फिर से वहीं रुका और उसके बाद आगे बढ़ गया। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो इस बार मुझे वो ही आवाज आई, लेकिन जोर से। और इस बार मेरे दिल में थोड़ी दहशत सी पैदा हुई। तो मैं पीछे मुड़ के उस कमरे के दरवाजे को देखने लगा। तो मैंने देखा कि उस कमरे के दरवाजे के नीचे से अंदर से रोशनी नजर आ रही है। तब जाके थोड़ी मुझे तसल्ली हुई कि शायद उस कमरे के अंदर कोई गेस्ट है। फिर मैं उस कमरे के आगे बढ़ गया और जब मैं कमरा नंबर 402 के आगे वाले कमरे पे गया और जब उस कमरे का नंबर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस कमरे का नंबर भी 402 था। लेकिन डर के मारे मेरी हालत तो तब खराब हो गई जब मैं उस कमरे के आगे वाले कमरे पे गया, क्योंकि उस कमरे पे भी कमरा नंबर 402 ही लिखा था। ये नज़ारा देखकर मेरे पैर अब बुरी तरह कांप रहे थे। फिर मैं जल्दी जल्दी सब कमरों के नंबर चेक कर रहा था, लेकिन हर कमरे के दरवाजे पे कमरा नंबर 402 ही लिखा था। फिर मैं वहां से पीछे भागने लगा। भागते भागते जैसे ही उस पहले कमरे के सामने पहुंचा ही था कि अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं वहां जमीन पे गिर गया। और जैसे ही मैं जमीन पे गिरा तो मुझे किसी के हंसने की आवाज आने लगी। वो हंसी बहुत ही डरावनी और भयानक थी, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर हंसते हंसते अचानक ही वो हंसी रोने में बदल गई और वहां चारों तरफ गूंजने लगी। तब मैं समझ पाया कि मुझे उस रिक्शे वाले ने कमरा नंबर 402 के करीब तक जाने के लिए मना क्यों किया था। फिर मैं जमीन से उठा और खड़ा हो गया। मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छूट के मुझसे कुछ 10 फीट दूर आगे पड़ा हुआ था, और जैसे ही मैं उसको उठाने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक ही फिर से किसी के हाथों ने मेरे पैर को पकड़ लिया और मैं जमीन पे गिर गया। और जिन हाथों ने मेरे पैरों को पकड़ा हुआ था वो हाथ बहुत ही ज्यादा ठंडे थे। फिर वही हाथ धीरे धीरे मेरे पैरों से होते हुए मेरे कमर तक आ गए और फिर धीरे धीरे मेरे गले तक। फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सीने और गले को दबा रहा है, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैं वहीं जमीन पे पड़ा छटपटा रहा था। फिर अचानक ही 2 लाल आंखें चमकी
उन लाल आंखों को देखकर मेरा दिल दहल उठा और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो जो कोई भी था जिसने मेरा गला और मेरा सीना दबाया हुआ था, उस दबाव की वजह से मैं अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी मुझे सीढ़ियों से किसी के भागते हुए आने की आवाज आई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। फिर जब मुझे होश आया तो मैं नीचे उसी काउंटर पे पड़ा हुआ था और मेरे अगल बगल काफी लोग भी जमा थे। फिर काउंटर पे खड़े उस आदमी ने मुझसे पूछा, अरे भाई साहब, आप चौथे फ्लोर पे क्या कर रहे थे और आप वहाँ गए कैसे? चौथे फ्लोर का तो दरवाजा हमेशा ही बंद रहता है, वहाँ कोई जल्दी जाता नहीं। लेकिन मुझे उसकी बातों से बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही थी। हैरानी तो मुझे उस काउंटर पे खड़े आदमी को देख के हो रही थी, क्योंकि जब मैं काउंटर पे पहली बार आया था तो वहाँ कोई और था और अब काउंटर पे कोई और है। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि वो आदमी कहाँ गया जिसने मुझे कमरा नंबर 401 का चाबी दिया था। तो उसने बोला, अरे भाई साहब, काउंटर पे मैं ही रहता हूँ, यहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं था। काउंटर पे खड़े उस आदमी से बात करते करते मैं फिर बेहोश हो गया। फिर दोबारा जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे साथ उस लॉज में जो कुछ भी हुआ था मैंने वहाँ एक डॉक्टर को बताया। तो उस डॉक्टर ने बोला कि हाँ, मैंने भी उस कमरे के बारे में कुछ ऐसी ही अफवाहें सुनी हैं, लेकिन अब तुम एक काम करो, यहाँ से सीधा बस स्टैंड जाओ और वहाँ से बस पकड़ के अपने गांव चले जाओ। तो मैं हॉस्पिटल से सीधा बस स्टैंड गया और वहाँ से अपने गांव की बस पकड़ के अपने गांव चला आया। और आज भी कभी कभी मुझे सपने में वही सब नजर आता है जो उस रात उस लॉज में मेरे साथ हुआ था।